बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। ये टॉपिक शायद आपने इससे पहले किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थीम्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का ही हिस्सा है जिसका लेक्चर मैंने पहले चढ़ाया था। ये सेकेंड पार्ट है उसका। तो थीम्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी क्या चीज़ है, यानी कि साइकोलॉजी की कितनी थीम्स होती हैं, हम साइकोलॉजी को किस तरह स्टडी कर सकते हैं, हम साइकोलॉजी को एज अ फील्ड ऑफ स्टडी और एज अ फील्ड ऑफ सब्जेक्ट मैटर किस तरह स्टडी करते हैं, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। जी, अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी है 7 थीम्स, साइकोलॉजी की 7 थीम्स हैं। ठीक है, यानी कि 7 थीम्स होती हैं इसकी, जो कि 2 सेंट्रल आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड करती हैं। पहला आइडिया कि अगर हम साइकोलॉजी को एज अ फील्ड ऑफ स्टडी देखते हैं तो हमारे पास 3 थीम्स आती हैं। ठीक है, और साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट मैटर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 4 थीम्स आती हैं। सो अब पहले स्टार्ट करेंगे हम हमारी 3 थीम्स के साथ, यानी कि अगर हम साइकोलॉजी को एज अ फील्ड ऑफ स्टडी देखते हैं तो हम किस तरह करेंगे। अच्छा जी, साइकोलॉजी को अगर हम एज अ फील्ड ऑफ स्टडी देखते हैं, यानी कि अगर हमने साइकोलॉजी को स्टडी करना है, ठीक है, तो पहला आइडिया हमारे पास ये होता है कि हम एम्पिरिकल मेथड के थ्रू इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा थ्योरेटिकली जो है साइकोलॉजी एक डाइवर्सिटी रखती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि साइकोलॉजी जो है वो हम सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो है हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अब इनको हम डिटेल्स में देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारे पास थीम्स है उनमें साइकोलॉजी को किस तरह से एज अ फील्ड ऑफ स्टडी देखा जाता है। जब फिर अगर बात करते हैं हम थीम्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी सब्जेक्ट मैटर, यानी कि अगर साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया जाए, डील किया जाए, तो हम कौन सी थीम्स के ऊपर या कौन से फंडामेंटल आइडियाज़ के ऊपर बेस करेंगे। तो पहला हमारे पास जो आइडिया होता है वो ये है, आइडिया कह लें या फिर थीम कह लें, तो पहली जो फंडामेंटल थीम है वो ये हो सकती है कि बिहेवियर इज़ डिटर्मिन बाय मल्टीपल कॉज। ठीक है, सेकंड है बिहेवियर इज शेप बाय द कल्चरल हेरिटेज, और थर्ड हमारे पास सिक्स्थ है हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट जॉइंटली इन्फ्लुएंस बिहेवियर, और 7 है पीपल एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड इज़ हाईली सब्जेक्टिव। ये टोटल जो होगी वो होगी हमारे पास 7 थीम्स हो गई। ठीक है, यानी कि इसके थ्रू हम साइकोलॉजी को स्टडी भी कर सकते हैं और हम इसके थ्रू जो है साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट जो है वो भी डील कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन सारे को स्टडी करेंगे। इसमें आपको क्लियर कट आइडियाज़ आ जाएंगे कि इनकी मतलब कि जो 7 थीम्स हैं वो बेसिकली किस पर्सपेक्टिव में या किस उसमें बिल्ड हुई हैं। तो पहली हमारी जो थीम है हम उसके बारे में बात करते हैं कि साइकोलॉजी एज एन एम्पिरिकल मैथड। जी, अगर हम साइकोलॉजी को कहें कि साइकोलॉजी इज़ एम्पिरिकल, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो एम्पिरिकल है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्पिरिसिज्म क्या होता है। एम्पिरिसिज्म होता है कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जब कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई भी नॉलेज गेन करते हैं, तो उसको एम्पिरिसिज्म कहते हैं। अब सबसे पहले जो 19th सेंचुरी में साइंटिफिक मेथड थे साइकोलॉजी को स्टडी करने के, वो क्या थे? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, इसमें क्या था? स्पेकुलेशन बनाई जाती हैं, बिलीव बनाई जाते थे और कॉमन सेंस को यूज़ किया जाता था। ये सबसे पहला क्या था हमारे पास साइकोलॉजी को असेस करने का, साइकोलॉजी को एज अ फील्ड जो है वो डील करने का मेथड था। साइकोलॉजिस्ट आर नॉट कनेक्टिंग विद हैविंग आइडियाज़ दैट साउंड प्लॉजिबल, दे कंडक्ट रिसर्च ऑन द टेस्ट दे आइडिया, यानी कि क्या करते थे? सबसे पहले वो एक आइडिया जनरेट करते थे थ्रू देयर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको टेस्ट करते थे। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास जो अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई एक इंटेलिजेंस जो एक क्लास है सोशल क्लास, उसकी इंटेलिजेंस दूसरी से ज़्यादा है, ये वुमेन जो है वो कम गुस्सा करती हैं आदमियों से। अब ये 2 क्वेश्चन जैसे मैंने आपके सामने रखे। ठीक है, अब सबसे पहले इनमें कोई भी किसी किस्म का हम टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस बनाने के बाद हम उनको टेस्ट करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? यानी कि हमारे पास एम्पिरिकल अप्रोच होती है जिसमें हम स्पेक्टिसिज्म यूज़ करते हैं, यानी कि हम शक की निगाह से देखते हैं चीज़ों को और उसके बाद जो है उस टास्क को हम परफॉर्म करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और उसके बाद हम किसी बिहेवियर को या किसी भी कंसर्निंग बिहेवियर को जो है वो जर्नलाइज उसकी जो असेसमेंट है वो कर सकते हैं और हम उस बिहेवियर को असेस कर सकते हैं। यानी कि जी जो हमारे पास एम्पिरिसिज्म है वो टास्क मास्टर के तौर पर काम करता है। ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सबसे पहले एम्पिरिसिज्म से काम लेते हुए अपने जो कंसर्निंग बिहेवियर हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको जर्नलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं थीम नंबर 2 के बारे में। जी, सेकंड थीम हमारे पास है कि साइकोलॉजी इज़ थ्योरेटिकली डाइवर्स। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास एक बेसिकली थ्योरीज होती हैं जिनकी बेस के ऊपर एक पूरा कोर्स जो है वो डेवलप होता है, यानी कि एक जो फील्ड है वो डेवलप होती है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होती है, फिर थ्योरीज बनती हैं, फिर लॉज बनते हैं। तो थ्योरेटिकली जो साइकोलॉजी है वो बहुत डाइवर्स है। अब किस तरह से? साइकोलॉजी
साइकोलॉजी डू नॉट सेट आउट कलेक्टेड आइसोलेटेड फैक्ट, ठीक है, दे सीक टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे ऑब्जर्व एंड टू अचीव दिस गोल दे मस्ट कंस्ट्रक्ट थ्योरीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम उन फैक्ट्स को गैदर करके उन पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और उसके बाद हम उसको थ्योरी में डेवलप कर देते हैं। अब हमारे पास थ्योरी क्या होती है? थ्योरी होती है सिस्टमेटिक इंटर रिलेटेड आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, और इन आइडियाज़ को एक्सप्लेन किया जाता है ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू। इन अदर वर्ड्स अ थ्योरी लिंक अपेरेंटली अनरिलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड ट्राइज टू एक्सप्लेन दैम, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको ये इंटरलिंक करती है और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। अगर हम इसको एज ए एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ तो सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड की बात करते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने हमें दिया था एक कॉन्सेप्ट। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की थी स्लिप ऑफ टंग के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के बारे में। तो इन सब के बारे में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया था इसके ऊपर, यानी ये सारे फिनोमेनाज उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे या उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी, ये फैक्ट्स गैदर किए थे, एंड देन उन्होंने जो है वो अनकॉन्शियस के ऊपर एक थ्योरी दे दी थी, ठीक है, कि हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारी अनकॉन्शियस माइंड होता है जो कि ये सारी चीज़ों को गवर्नर कर रहा होता है। इसी तरह जी जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं साइकोलॉजी के, यानी कि कुछ स्टूडेंट जो रिसर्च स्टूडेंट हैं, वो ये समझते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट थ्योरीज होना, ये थ्योरेटिकली डाइवर्स होना साइकोलॉजी की एक वीकनेस है, जबकि जो मेजरली साइकोलॉजिस्ट होते हैं या इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि जितना ज़्यादा थ्योरेटिकली डाइवर्सिटी होगी हमारी साइकोलॉजी के अंदर, उतनी ज़्यादा साइकोलॉजी जो है वो स्ट्रेंथफुल सब्जेक्ट बनेगा, ये स्ट्रेंथफुल फील्ड बनेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड थीम के बारे में। अच्छा जी, हमारी थर्ड थीम है कि साइकोलॉजी इवॉल्व इन अ सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो साइकोलॉजी जो है वो एक सिंगली, हम उसको यही नहीं कह सकते साइकोलॉजी अदर साइंसेज जो हैं कि वो सिर्फ कल्चरल वैल्यूज़ में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जबकि सोसाइटी का बहुत लार्ज इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजी के ऊपर। इसके अलावा हमारी सोसाइटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है अदर साइंसेस को भी, ठीक हो गया जी। अब जैसे जैसे हमने साइकोलॉजी में प्रोग्रेस किया, इसके ट्रेंड्स को, इश्यूज़ को देखा, तो हमें सोसाइटी की वैल्यू के बारे में पता चला, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो अफेक्ट होती है ट्रेंड्स से, इश्यूज से, वैल्यूज़ इन द सोसाइटी। टू पुट इट ब्रीफली, साइकोलॉजी डेवलप इन अ सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो बड़ी है, ठीक हो गया। इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, हमारे पास कोई भी चीज़ अगर ट्रेंड बनती है, मतलब कि इशू बनती है या जैसे भी, तो उस पर एक सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है, ये सोसाइटी का एक व्यू होता है। इसी तरह जैसे भी डिफरेंट किस्म की थ्योरीज आती थी या डिफरेंट किस्म की ऑब्जर्वेशन आती थी, तो उस पर सोसाइटी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती होती थी और हिस्ट्री में इसका बहुत इम्पैक्ट था। जैसे अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की बात करें, तो सिगमंड फ्रॉइड की जो भी थ्योरीज थी, उन्होंने उसमें काफ़ी जगहों पर सेक्शुअल सप्रेशन की बात की थी, ठीक है, जिसमें पीपल जो थे या लोग जो थे उन्होंने इसके बहुत ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, या उन्होंने कहा था कि मतलब कि सेक्सुअल अर्ज के बारे में तब इतनी ओपनली बात नहीं की जाती थी। तो यानी कि यहाँ पर क्या बात साबित हुई कि हमारी जो एक सब्जेक्ट होता है या ऑब्जर्वेशंस होती हैं, या हम किसी थ्योरीज़ के ऊपर या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जब काम करना शुरू करते हैं, तो हमें सोसाइटी का प्रेशर और हिस्टोरिकल प्रेशर जो होता है उस पर आता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेरेंटिंग स्टाइल की अगर हम बात करते हैं, तो डिफरेंट कल्चर्स में पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट है। जैसे कि हमारे पास जे.बी. वॉटसन थे, वो ये कहते थे कि हमारे जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, हमारे जो भी आइडियाज़ होते हैं या हमारा जो बिहेवियर होता है, वो किससे इन्फ्लुएंस करता है? एनवायरनमेंट से। और सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल रॉजर और ये सारे जो भी थे, इनके अपने अपने क्या थे? पेरेंटिंग स्टाइल के मतलब के व्यूज़ थे, क्योंकि ये सारे जो थे वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते थे। तो हर बंदे का जो कल्चर होता है उससे मुताबिक वो है डिफरेंट किस्म की मतलब कि ऑब्जर्वेशन सामने लेके आता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पास एक डाइवर्सिटी भी आती है और सोशल कल्चरल इम्पैक्ट भी आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी की थीम्स की, जो कि साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट मैटर अगर हम स्टडी करें, तो साइकोलॉजी की कौन सी ऐसी 4 थीम्स हैं। अच्छा जी, थीम नंबर 4 की बात करते हैं कि थीम नंबर 4 क्या है कि बिहेवियर इज़ डिटर्मिन्ड बाय मल्टीपल कॉजेज़, यानी कि बिहेवियर की एक सिंगल कॉज नहीं होती, मल्टीपल कॉज होते हैं। एज साइकोलॉजी हैज़ मैच्योर्ड, इट प्रोवाइडेड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोर्स दैट गवर्न अ बिहेवियर। दिस ग्रोइंग नॉलेज हैज़ लीड टू डीपर appreciation of a simple but important fact: behavior is exceedingly complex and most aspect of behavior are determined by multiple causes। ये चीज़ें हमें पता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो किसी सिंगल कॉज की वजह से नहीं होता,
उसमें जेनेटिक्स भी आते हैं, उसमें हमारा कल्चर भी आता है, उसमें हमारी सोसाइटी का प्रेशर भी आता है, उसमें हमारी पर्सनल वैल्यूज़ भी आती हैं। इसके अलावा हमारा पेरेंटिंग स्टाइल किस तरह का था, हमारे ऊपर क्या मतलब कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट था, ये सारी चीज़ें जो है हमारे बिहेवियर को गवर्नर करती हैं या कॉज़ करती हैं। ठीक है, एक सिंगल कॉज़ को लेकर हम कभी भी बिहेवियर को डिटर्मिन नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ सिंगल कॉज़ के ऊपर बात करेंगे या सिंगल कॉज़ एक्सप्लेनेशन देंगे तो हम इनकम्प्लीट हैं। ठीक है, psychologists find that behavior is governed by a complex network of interacting force. This idea is referred to as a multifactorial causation of behavior. यानी कि बिहेवियर की जो है वो मल्टी फैक्टर कॉजेज होती हैं जिससे बिहेवियर क्या होता है डिटर्मिन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं थीम नंबर 5 के बारे में। थीम नंबर 5 थोड़ी सी थीम नंबर 3 से मिलती जुलती है। किस तरह से कि बिहेवियर इज़ शेप्ड बाय कल्चरल हेरिटेज, यानी कि हमारा जो कल्चर होता है, हमारी जो हेरिटेज होती है वो हमारे बिहेवियर्स को शेप करती है। किस तरह से कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उसमें आपको पता है कि कल्चर एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ के आए हैं पीछे से, यानी कि हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है वो हमारे ओवरऑल बिग बिहेवियर को जो है मार्क्ड करता है, यानी कि उसके ऊपर अफेक्ट डालता है। ठीक हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक बंदा जो है वो अकल्चर है या फिर असोशल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर से, अपनी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन कल्चर क्या चीज़ है? एक तो हमने सोसाइटी की बात की, अब हम बात करते हैं कल्चर की। अच्छा जी, कल्चर को डिफाइन करते हुए थ्योरिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स के ऊपर फोकस किया और उन्होंने काफ़ी कोशिश की, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट किए जिसमें हम वो कल्चर को एक्सप्लेन करना चाहते थे। लेकिन अगर हम ब्रॉडली स्पीक करें या ब्रॉडली देखें तो कल्चर जो है वो एक बेसिकली वाइडली शेयर कस्टम्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं और अदर प्रोडक्ट ऑफ कम्युनिटी के अदर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको सोशली ट्रांसमिट किया जाता है, सोशली ट्रांसफ़र किया जाता है अदर जनरेशन्स के अंदर। ठीक हो गया, यानी कि पहली चीज़ें जो हम खुद फॉलो करते हैं और फिर हम अपनी आने वाली नस्लों से चाहते हैं कि वो भी फॉलो करें, तो इसको हम कहते हैं कल्चरल हेरिटेज या फिर कल्चरल इन्फ्लुएंस। ठीक हो गया। अच्छा, कल्चरल की जो है कल्चरल बैकग्राउंड हैज़ एन न्यूमरस इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स बिहेवियर, शेपिंग एवरीथिंग फ्रॉम मोड ऑफ ड्रेस टू सेक्शुअल वैल्यूज़, नॉर्म, इंक्रीजिंग ग्लोबल इंडिपेंडेंस, ब्रिंगिंग मोर एंड मोर पीपल इन कॉन्टैक्ट विद कल्चर अदर देन देयर ओन। दिस increased exposure to diversity culture only serve to underscore the importance of cultural factor। यानी कि हमारे जो कल्चर हैं वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे कि हमारे बिहेवियर में, हमारे ड्रेस कोड में, हमारे सेक्सुअल अर्जेस में, इसके अलावा हमारी नॉर्म्स हैं और हमारी जो ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, यानी कि हम लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके कल्चर्स को देखते हैं। इससे क्या होती है, कल्चर एक बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट फोर्स बनती जा रही है। अब ज़ाहिरी बात है, जब कल्चर का इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है हमारी डेली लाइफ में, तो ज़ाहिरी बात है जो भी चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, ये जिस चीज़ को हम एज अ सब्जेक्ट मैटर ले रहे हैं उस पर भी इन्फ्लुएंस होगा। तो साइकोलॉजी के ऊपर इसका बहुत इन्फ्लुएंस है। अब हम बात करते हैं थीम नंबर 6 के बारे में। थीम नंबर 6 है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जॉइंटली इन्फ्लुएंस बिहेवियर, यानी कि हमारे जो जीन्स हैं और हमारा इन्वायरनमेंट दोनों जो है वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें हमारे एटीट्यूड्स के बारे में, हमारे एटीट्यूड्स क्या होते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड होते हैं, या फिर हम बहुत काम होते हैं, या हम शाय होते हैं, या हम कॉन्फिडेंट होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हमारी ब्रिंगिंग भी हो इसमें एक रोल प्ले करती है। दूसरा, हमारे जेनेटिक अपब्रिंगिंग जो है, ये जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, आपने ना एक टर्म सुनी होगी, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर भी क्या चीज़ है कि हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, यानी कि हमारी एक तो हेरिडिटी है, दूसरा हमारा एनवायरनमेंट है, और ये हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे ओवरऑल बिहेवियर को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिस्टोरिकली द नेचर वर्सेस नर्चर क्वेश्चन वॉज फ्रेम्ड इन ऑल नॉन प्रोपोजिशन। इन अदर वर्ड, थ्योरिस्ट आर्ग्यू दैट पर्सनल ट्रेड्स एंड एबिलिटीज़ आर गवर्नड इंटायरली बाय हेरिडिटी और इंटायरली बाय एनवायरनमेंट। यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जो इस डिस्प्यूट में पड़े कि जिन्होंने कहा जी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जेनेटिकली होती हैं और कुछ ने कहा जी इन्वायरमेंटली होती हैं। ठीक है, अब जे बी वॉटसन एक नाम था, यानी कि हमारे पास बिहेवियरिज्म के फाउंडर थे जे बी वॉटसन। उन्होंने कहा था कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो टोटली इन्वायरमेंट से क्या होती है, शेप होती है। एट द सेम टाइम सर फ्रांस गॉल्टन जो थे, इन्होंने कहा था, जिन्होंने मेंटल टेस्टिंग की बुनियाद रखी थी और इसके अलावा इन्होंने पर्सनैलिटी और एबिलिटीज़ के ऊपर बात की थी। ये कहते थे कि हमारी जो भी हमारी पर्सनैलिटी होती है, एबिलिटीज़ होती हैं, हमारी जो भी मतलब आप कह सकते हैं कि हमारी एक जो भी साख्त है वो किससे बेस करती है, वो बेस करती है हमारी जेनेटिक इनहेरिटेंस के ऊपर।
जी, इसके बाद हमारी लास्ट थीम है थीम नंबर 7 कि पीपल एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड इज़ हाईली सब्जेक्टिव, यानी कि हमारा जितना भी वर्ल्डली एक्सपीरियंस है वो सब्जेक्टिव होता है। किस तरह कि इवन एलिमेंट्री परसेप्शन फॉर द एग्जांपल ऑफ साइट एंड साउंड इज़ नॉट पैसिव प्रोसेस, वी एक्टिवली प्रोसेस इनकमिंग स्टिमुलेशन, सेलेक्टिव फोकसिंग ऑन सम एस्पेक्ट ऑफ द स्टिमुलेशन वाइल इग्नोरिंग अदर। यानी कि हम क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी इनकमिंग सेंसेस हैं हम उनको स्टिमुलस वाइज क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं सिर्फ उन पर फोकस करते हैं बजाय कि सारी चीज़ों के। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है कि मोर ओवर वी इम्पोज ऑर्गेनाइजेशन ऑन द स्टिमुलस दैट वी पे अटेंशन टू, यानी कि हम एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखिए हम कितने सब्जेक्टिवली काम करते हैं कि जो चीज़ हमें करनी है हम उसी पर फोकस करते हैं, अदरवाइज हम किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं करते। दीज टेंडेंसी कंबाइन टू मेक परसेप्शन पर्सनलाइज्ड एंड सब्जेक्टिव, यानी कि हमारी जो परसेप्शंस होती हैं वो बेसिकली पर्सनलाइज्ड होती हैं और सब्जेक्टिव होती हैं। यानी हर बंदे की, अगर कोई एक बंदा आपके सामने बात कर रहा होता है, को 2 बंदे सुन रहे हैं, ठीक है, हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से क्या करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा, परसेप्शन बनाएगा और उसकी सब्जेक्टिविटी देखेगा। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अच्छा, ह्यूमन सब्जेक्टिविटी इज प्रिसाइज व्हाट द साइंटिफिक मेथड इज डिजाइन टू कॉन्ट्रैक्ट। इन यूजिंग द साइंटिफिक अप्रोच साइकोलॉजिस्ट ट्राइव टू मेक देयर ऑब्जर्वेशन एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। अच्छा, अब सब्जेक्टिविटी को जो है वो हम साइंटिफिक मेथड में तो नहीं यूज़ कर सकते, तो इसलिए क्या करते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस सब्जेक्टिविटी को जो है ऑब्जेक्टिविटी में बदलने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट टू देयर ओन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पीपल माइट स्टिल बिलीव दैट अर्थ इज़ फ्लैट एंड द सन रिवॉल्व अराउंड इट। यानी कि हमें पता है कि अर्थ जो है वो गोल है, यानी कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में है, वो मतलब कि ओवल फॉर्म स्फेरिकल फॉर्म में, लेकिन सन की गिर्द जो है वो घूम भी रही है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग अभी भी समझते हैं कि दुनिया जो है वो सीधी है, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ही कहता है। साइकोलॉजिस्ट आर कमिटेड टू द साइंटिफिक अप्रोच बिकॉज दे बिलीव इट इज़ मोस्ट रिलायबल रूट टू एक्यूरेट नॉलेज। यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करते हैं बजाय के सब्जेक्टिव अप्रोच यूज़ करने के, क्योंकि हमारे पास नॉलेज जो है वो इसी के थ्रू हम गेन कर सकते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने बेसिकली देखा 7 थीम्स ऑफ साइकोलॉजी को। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो थीम्स होती हैं इससे हम साइकोलॉजी को एक तो एज अ फील्ड स्टडी कर सकते हैं और एज अ सब्जेक्ट मैटर भी स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।